बैटल ऑफ बंगाल लगातार दिलचस्प होता रहा, लेकिन कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच इसी बैटल ऑफ बंगाल को लेकर सवाल भी खड़े होते रहे। बंगाल में आखिरी चरण की वोटिंग का आखिरी घंटा बचा है। चुनाव खत्म होने वाला है, लेकिन कोरोना कब खत्म होगा, आज हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं जरा इस वक्त किस तरीके से वोट डाले जा रहे हैं। 35 कुल सीटें हैं जिसके लिए इस आखिरी चरण में वोट डाले जा रहे हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, कोलकाता, 4 अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हर किसी को इंतजार है अब 2 मई का। 2 मई को दरअसल में नतीजे क्या कुछ आएंगे और सवाल यह भी कि 2 मई को सत्ता कोई भी दल जीत ले, लेकिन क्या देश, क्या समाज को जीतने की कोशिश यहां ईमानदारी से की गई है। यह बंगाल के चुनाव का आखिरी राउंड है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। आज 8वें चरण के लिए वोट डाला जा रहा है। इसी बीच कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं पश्चिम बंगाल में भी और पूरे देश में भी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर क्या है बंगाल में वोटिंग से जुड़ी, वो भी आपको बता दें। आखिरी दौर में भी बंपर वोटिंग देखने को मिली है। शाम 4 बजे तक 68.46% वोट डाले जा चुके हैं। जो ताजा जानकारी आ रही है उसके मुताबिक, हालांकि 6 बजे तक वोट डाला जाना है, 68% वोट 4 बजे तक डाले जा चुके हैं। 35 सीटों पर यह वोटिंग हो रही है। इस बीच छिटपुट हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं। मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। अगर 4 बजे तक 68% मतदान हुआ है तो इसका सीधा मतलब यह है कि आंकड़ा शाम तक 70 के पार जाएगा। जो अंतिम नतीजे आएंगे मतदान के प्रतिशत के, वो काफी ज्यादा होंगे। मतदाताओं में उत्साह है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती नजर आई हैं। कई जगहों पर बड़ी संख्या में कोविड प्रोटोकॉल का पालन होता हुआ नजर नहीं आया है। छिटपुट हिंसा भी नजर आई है पश्चिम बंगाल की इन 35 सीटों पर जहां वोट डाले गए हैं। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं आज पश्चिम बंगाल के इस आखिरी चरण के मतदान और कोरोना के बढ़ते कहर पर बात करने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ हैं। टीएमसी के प्रवक्ता संजय शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर जो इस वक्त कोलकाता में हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, सबसे पहले आपसे, 68% मतदान अगर 4 बजे तक हो गया है तो 70-75% मतदान रहेगा, ये मान लिया जाए? देखिए, कुछ हिस्सों में ये 80 तक जाएगा। अगर मैं आपको ये कहूँ, मुर्शिदाबाद, मालदा, उस तरफ जिस तरह का ट्रेंड है वो 80 तक जाएगा। यहाँ जरूर पिछली बार भी कम दिखा है, जो पिछले 7वें फेज में भी भवानीपुर और जो दूसरी सीट्स हैं यहाँ कोलकाता की, उन पर ज़रूर कम दिखा है, रासबिहारी पर भी। लेकिन बाकी तमाम जगह पर काफ़ी अच्छा वोट हो रहा है और ये वोट तमाम उन सब के बावजूद हो रहा है, कोरोना के लगातार खतरे के बढ़ने के बावजूद हो रहा है। यानी जनता ये तय करने के लिए बैठी है कि उसको किसको सत्ता में लाना है और किस या बनाए रखना है। इस पर वो पूरी तरह से लंबी लाइनों में लग के कोरोना के डर से अलग खड़ी है। अगर सुबह से अब तक का मैं अनुराग ये बता दूं कि अलग अलग बूथ पर, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग गए हैं, लोग एक दूसरे के साथ सट कर खड़े हैं। जो गोले बनाए गए थे, जिसके लिए मुझे लगता है चुनाव आयोग को जो फटकार भी लगी थी, इसके बावजूद भी उन गोलों में लोग नहीं खड़े थे, वो गोले अकेले खड़े थे, लोग एक दूसरे के ऊपर खड़े थे। तो मुझे लगता है कि ये 2 मई के बाद जो स्थिति होगी उसको लेकर डर लगता है कि क्या वाकई यहाँ भी हम उसी तरह का हाल देखेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि वोट लोग दे रहे हैं, जिसको हम हमेशा कहते रहे कि ये लंबी लाइनें हम लोगों में उत्साह जगाती थी, आज ये लंबी लाइनें थोड़ा सा डर भी जगा रही हैं। अनुराग, संजय शर्मा साहब, मैं कोरोना पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर 80% भी मतदान होता है 60वें चरण में, इसका सियासी मतलब किस तरीके से आप देखते हैं? ये एक स्वाभाविक औसत है। विधानसभा चुनाव में या किसी भी प्रकार के चुनाव में बंगाल के लोग खुल के भाग लेते हैं और ये हमारी परंपरा ही रही है कि लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण उत्सव में हम लोग भाग लेते हैं और भारी संख्या में मतदान करते हैं। और इसके मतलब जो निकाले जाए, 2 तारीख को जो मतलब निकलेगा वही आगे लेकर जाएगा। ठीक है, तो ये लोकतंत्र का जश्न है जो पश्चिम बंगाल के लोग इस वक्त मना रहे हैं। एनके सिंह सर, थोड़ी दुविधा भी है सर, इसमें कोई शक नहीं है कि लोकतंत्र में पब्लिक की हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर चुनाव हो रहा है तो वोट डालना बेहद ज़रूरी है, लेकिन जैसा हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ कागजों तक सीमित है, इससे ज़्यादा अफसोसजनक बात भी कुछ नहीं हो सकती। जाने अनजाने में अनुराग, धीरेन्द्र ने एक बहुत बड़ा काव्य का लाइन दे दिया है जो आने वाले दशकों तक लोगों के दिमाग में हो सकता है। कोरोना था, चुनाव हो रहा था, गोला अकेला खड़ा था, लोग झुंड में थे। जरा सोचिए आप कि इस कोरोना महामारी में जो लील रहा है लोगों को दिन रात,
उसमें भी अगर ये वोटिंग पैटर्न है तो ये क्या अजीब सा देश है। वोटिंग पैटर्न कभी नहीं कम हुआ, पिछले बार भी था, आज भी है। मतलब कोरोना का कोई असर नहीं, हिंसा भी हो रही है, गोले को सब लोग ठेंगा दिखा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि अगर हम कहीं ये माने कि कोरोना पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा नहीं किया, इसका कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, ये नहीं होने जा रहा है। अगर होता तो लोग सरकार को कोसते, वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, और अपने घरों में रहते दहशत के मारे। लेकिन अगर आज भी हिंसा कर रहे हैं, आज भी अगर गोला अकेला खड़ा है और लोग झुंड में हैं, तो बहुत सीधा सा मतलब है कि इस देश को शायद हम लोग समझ नहीं पाए हैं। और मैं तो 45 साल में नहीं समझ पाया हूं कि ये किस किस्म का देश है जिसमें आज जब शबाब पे है अपने कोरोना, उस समय भी अगर वायलेट करके कोरोना के नॉर्म्स को लोग वोट दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से देश महान है, हम लोग उसको नहीं समझ पाए। सर मैं समझ सकता हूं जिस दर्द के साथ आप इस बात को कह रहे हैं, लेकिन तपस सेन गुप्ता भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तपस, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नजर आया है, ये जो कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई हैं, ये क्या सिर्फ ग्रामीण इलाकों में, दूरदराज के इलाकों में, या उन शहरी इलाकों में जहां वोट डाले जा रहे हैं वहां पर भी ऐसा ही नजर आ रहा है? देखिए, सिर्फ ग्रामीण इलाकों में नहीं बल्कि कोलकाता में भी है, क्योंकि कोलकाता एक हाईली पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और अगर आप देखें कि एक स्कूल के अंदर 5 बूथ बनता है, तो 5 बूथ अगर आप एक प्रेमिसेस में बनाते हो तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना कदे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कोरोना काल में अगर चुनाव कराना है तो चुनाव आयोग को एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत थी, जहाँ पर स्टेक होल्डर्स, जो सारे पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सबको लेकर कोरोना को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत थी, जो हाईली लैकिंग था, इस बार देखने को नहीं मिला। अगर आप छोटे छोटे बूथ्स की बात करें, दूर दराज के इलाकों की बात करें, वहां तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है, लेकिन अगर आप नॉर्थ कोलकाता की बात करें, जोरासाको की बात करें, या फिर आप एंटाली की बात करें, जहां पर छोटे छोटे स्कूल्स हैं, जहां पे 4-4, 5-5 बूथ एक जगह पर एक स्कूल के अंदर रखा गया है, वहां कदे ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और यही कहीं ना कहीं और चिंता बढ़ा रही है। हालांकि कोलकाता का जो इस बार का वोटिंग पैटर्न रहा है, उत्तर कोलकाता का खासकर 3 बजे तक महज 52% वोटिंग हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं कोलकाता में वोटिंग कम होता है, लेकिन कोरोना के चलते लोग घर से निकलने से कतरा रहे हैं। लेकिन फिर भी इस बार वोटिंग करने देने के लिए लोग सामने आए, और अभी भी वोटिंग चल रहा है, लोग निकल रहे हैं। लेकिन अगर आप सर, हमारे सहयोगी तपस सेन बता रहे हैं कि देखिए, पश्चिम बंगाल के पिछड़े या ग्रामीण इलाके में ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं या कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है, कोलकाता तक में वही तस्वीर नजर आई है। सर, इसको कैसे देखेंगे? क्या ये जागरूकता की कमी है या ये राजनीतिक सक्रियता का चरम है? नहीं, राजनीतिक सक्रियता सकारात्मक होती है, अदरवाइज इसको करप्ट कॉन्शियसनेस ऑफ पॉलिटिकल अवेकनिंग कहते हैं। अगर ये भ्रष्ट कॉन्शियसनेस है राजनीतिक सक्रियता का, जिसमें उस पार्टी वाले का सपोर्टर उस दूसरे वाले पार्टी के सपोर्टर को जान से को बम फेंक देता है या जान लेता है, तो इसे राजनीतिक सक्रियता नहीं कहते हैं, ये पावर का टसल कहते हैं। और मुझे लगता है कि वहां के समाज में बिध गया है पावर को लेके। अगर ममता आएंगी तो ये वर्ग महफूज रहेगा, अगर बीजेपी आएगी तो वो वर्ग रहेगा। मेरे ख्याल से जो सर्वाइवल इंपरेटिव्स है, स्टेट ने अपने को इस तरह सोसाइटी के साथ वो कर लिया है, नजदीकी कर लिया है कि ये वाला वर्ग है, अगर ये जीत जाता है तो इसकी बल्ले बल्ले है और ये खूब कमाई करेगा, खूब ताकत इसकी होगी, दूसरा वाला वर्ग हार जाएगा। मेरे ख्याल से ये जो प्रोसेस है, ये करप्ट साइड ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, जिसको कि मार्क्सवादियों ने भी डेवलप किया। जी बिल्कुल, हमारे साथ अनिला सिंह जी भी जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। हमारे साथ सुबीर भौमिक साहब भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिला जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले सुबीर भौमिक सर, हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर बता रहे हैं कि देखिए 75 से 80% तक भी मतदान का प्रतिशत रह सकता है पश्चिम बंगाल के उन इलाकों में 35 सीटों पर जहां आज वोट डाले जा रहे हैं। सर, आप तो लगातार नाराजगी जाहिर करते रहे कि 8 चरणों में मतदान नहीं होना चाहिए था, लोगों की जिंदगी का सवाल है। अगर इतनी बड़ी चुनौती के बीच भी मतदान का प्रतिशत 75% है, तो कैसे देखेंगे आप इसे? इतने बड़े संकट के बीच हर 4 में से 3 व्यक्ति घर से बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। डाल रहे हैं, डालेंगे, और ये वजह इसका ये है कि बंगाली अपना पॉलिटिक्स को बहुत सीरियसली लेता है।
जिसका जो सर, लेकिन सीरियसली किसको लेना चाहिए इस वक्त, जिंदगी को या पॉलिटिक्स को? अरे सवाल साहब, तो यही है ना आप सर। लोग जबरदस्ती चुनाव थापोगे 8 चरण में, तो 8 चरण में लोग वोट डालेंगे। आप ये क्या चाहते हैं कि लोग घर में बैठे रहेंगे? बिल्कुल वोट डालेंगे, क्योंकि लोग यहाँ समझते हैं कि चुनाव का जो नतीजा है उनके लिए अहमियत रखता है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है, लेकिन सुबीर भौमिक सर, थोड़ी सी मेरी आपत्ति है सर, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। अब तक ये कहा जा रहा था कि जो पॉलिटिकल क्लास है उसने लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। सर, वोट डालने के लिए तो लोग खुद फैसला कर रहे हैं ना कि वो अपने घर से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, वोट डालनी है उन्हें या नहीं डालनी है। ये फैसला कौन कर रहा है? अगर 4 में से 3 लोग इस वक्त भी इतने बड़े संकट के बीच में निकल रहे हैं घर से बाहर, तो क्या वाकई जो हम आरोप पॉलिटिकल क्लास पर लगा रहे थे उसका कुछ मतलब रह जाता है क्या सर? बंगाल में जिस वक्त में अंग्रेजों ने गोली चलाया क्विट इंडिया के वक्त, उस वक्त भी लोग निकल के झंडा उठाते रहे हैं। ये जो है, ये जगह अलग जगह है। यहाँ पॉलिटिक्स के लिए लोग जान को दांव पे लगाते हैं, ये जाहिर है, और ये लगाएंगे भी। हमने भी वोट डाला है इतने गड़बड़ के अंदर वैक्सीन। अनिला जी, मैं आपके पास आऊंगा। शर्मा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एनके सिंह सर, बहुत संक्षेप में जो सवाल मैं सुबीर सर से पूछ रहा हूं, क्या वाकई पॉलिटिकल क्लास को हम सवालों के घेरे में खड़ा कर सकते हैं क्या 75% मतदान के बाद? सुबीर जी का लॉजिक तो अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी ट्रैक से हट जाता है। जैसे कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस तो अंग्रेजों के टाइम में भी रहा और बड़े लड़ाके वहां से पैदा हुए स्वतंत्रता आंदोलन के। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल लड़ाई डेवलपमेंट के लिए होती और इशू डेवलपमेंट होता, आज भी बंगाल डेवलपमेंट पैरामीटर पे बहुत नीचे है। आप किसी भी पैरामीटर पे ले लीजिए, वेस्ट बंगाल जब उसका आया नीति आयोग का, तो उसमें 14वें नंबर पर था। तो अगर ये लड़ाई विकास के लिए होती कि हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो कोई बुराई नहीं थी। वही मैं कह रहा हूं कि ये करप्ट साइड ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है जो पॉलिटिकल पार्टी ने जनरेट किया पिछले 50-70 सालों में। ठीक है, अनिला सिंह जी, संजय जी मैं आऊंगा आपके पास। अनिला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। अनिला जी, 75% मतदान, इस मतदान के प्रतिशत को बीजेपी किस तरीके से देखती है, और 8वें चरण की समाप्ति इसी के साथ यहां पर हो रही है, क्या अब हालात सुधरेंगे पश्चिम बंगाल की, इसकी उम्मीद आप करती हैं? बिल्कुल, 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिमी बंगाल में आएगी, तो डेफिनेटली पश्चिमी बंगाल के जो पैरामीटर्स हैं, डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स हैं, उसमें आप उछाल देखेंगे। और जैसा भी एनके सिंह साहब ने बताया, जो कि हम एनके सिंह साहब को कहते हैं कि जीते जागते एनसाइक्लोपीडिया हैं, इतना ज्ञान है इनके पास, तो जब ये आंकड़े बताते हैं तो हमें कुछ और सोचने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम डेवलपमेंट पैरामीटर्स की अगर बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल जो है वो बहुत ही पीछे है, और ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पे इंटेलेक्चुअलिटी, इंटेलिजेंशिया इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा पोटेंशियल है इस राज्य के अंदर, जो कि अभी तक इतना डिप्राइव रहा है, वो उभर ही नहीं पाया है। मुझको अब लगता है कि 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर आएगी, 2 मई का इंतजार करना होगा। लेकिन संजय शर्मा साहब, पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं कोरोना के। ये वो मामले हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, जितने टेस्ट हुए हैं उसके आधार पर। क्या आपको लगता है कि अब चुनाव खत्म होने के बाद कोरोना के खिलाफ जो जंग है वो कहीं तेज हो पाएगी क्या? नहीं, वो तो तेज होगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी राज्य सरकार ने अभी भी इन परिस्थितियों में भी कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए अपने आप को तैयार किया है, और जन सरोकारों से संबंधित जितने काम है वो त्वरित गति से हो रहे हैं। अभी मैं मिस्टर सिंह को सुन रहा था, जो भाजपा की प्रवक्ता है, डेवलपमेंट के पैरामीटर्स की बात हो रही है। ये कैसे डेवलपमेंट के पैरामीटर्स हैं जो 45 साल बाद भारत को सामूहिक गरीब देशों की सूची में डाल रहा है, जो अभी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हुआ है। ये लोग बात करते हैं डेवलपमेंट के पैरामीटर्स की। गुजरात के स्मशान घाट में हमने लाइनें देखी है, सरकारी लापरवाही और अव्यवस्थाओं का एक दौर देखा है। हमने 2 दिन पहले योगी जी के आदेश को सुना है, जहां नर्सिंग होम्स को कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। ऐसा जो लोग करेंगे उनकी संपत्तियां जब्त कर लेंगे। माफ कीजिएगा अनिला सिंह जी, ये यदि डेवलपमेंट के पैरामीटर्स है तो वास्तव में बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है। संजय शर्मा साहब, थोड़ा आपके जानकारी को मैं दुरुस्त करता हूं सर। करिए। 21 अप्रैल 2020 पश्चिम बंगाल में जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स थे वो थे 8,091। अब से 1 साल पहले 28 जनवरी 2021
पश्चिम बंगाल में जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स थे उनकी संख्या है 9,382। 1200 बेड बढ़े हैं पिछले 12 महीने में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सरकारी जवाब में कहा है। और इसी बीते एक साल में इस देश में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की जो संख्या है वो 62,000 से बढ़कर 1,57,000 यानी लगभग दुगनी हो चुकी है। कैसे हम भरोसा करें सर, चुनाव तो बीत जाएंगे तो हालात भी सुधर जाएंगे। ये मैं पिछले एक साल के नतीजे बता रहा हूं जब सत्ता में आप थे, और सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड का आंकड़ा बता रहा हूं। पूरी लिस्ट में आपको दे दूंगा, आंकड़े सरकारी हैं। हाँ, पूरी लिस्ट आप मुझे दे दीजिएगा, लेकिन इन आंकड़ों में भी काफी कुछ गौर करने की जरूरत है। मुझे लगता है ये आंकड़े अपडेटेड नहीं है, वरना पिछले एक साल में जो व्यवस्थाएं की गई है उनका जिक्र सर संसद में मंत्री अगर झूठ बोलते हैं तो विशेषाधिकार का आरोप लगता है उन पर। मैं जो बात पूरी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, उन बातों पर आप गौर करिए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बावजूद ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई, जबकि उत्तर प्रदेश, गुजरात और इन सब राज्यों में लाइनें लग चुकी हैं। संजय जी, हमारे दो सहयोगी लगातार महीनों से कवर कर रहे हैं पश्चिम बंगाल को, वो बेहतर तरीके से बताएंगे, मैं उनका भी रुख करूंगा। लेकिन अनिला जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि केवल हवा में बात नहीं करनी चाहिए। जो टीएमसी के प्रवक्ता बंधु हैं, मैं उनको बता देती हूँ, क्योंकि अभी इन्होंने डेवलपमेंट का इशू उठाया, तो मैं डेवलपमेंट के बारे में ही बता देती हूँ कि अभी पीछे एक सर्वे हुआ था उसमें, क्योंकि पश्चिमी बंगाल एक उनकी आवाज जरा नहीं आ रही, बड़े राज्यों में भी इसका ये कहीं पर नहीं था। बड़े राज्यों में 2 राज्य जो हैं सबसे ऊपर आए थे, तमिलनाडु और असम, ठीक है। और बाकी अगर हम कुछ भी बात कर लेते हैं, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, टूरिज्म, एनवायरनमेंट, क्लीनिनेस, केवल एक एजुकेशन में इसका 4था नंबर आया हुआ था। बाकी किसी पैरामीटर्स में कहीं पे 4था, 5वां, 6ठा नंबर पे भी वेस्ट बंगाल नहीं था। तो संजय जी, पहले आप अपने आंकड़ों को और अपनी जानकारी को आंकड़ों को थोड़ा दुरुस्त करते हैं अपने उन सहयोगियों से जो लगातार हमारे आंकड़े तो अपडेटेड रहे हैं। संजय जी सुन लेते हैं, केंद्रीय एजेंसियों ने जो राज्य की व्यवस्थाओं के बारे में विभिन्न विषयों पर जो सम्मान दिया है, जो पुरस्कार दिए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रसिद्धियां मिली है, उस पर आप गौर करिए तो आपके आंकड़े अपने आप अपडेटेड हो जाएंगे। तापस जी देखिए, पश्चिम बंगाल में अगर आप बात करें तो ऑक्सीजन की कमी तो अस्पतालों में नहीं है, लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की बहुत ज़्यादा कमी है। मुझे नहीं पता कि कारण क्या है, लेकिन अगर आप किसी कोविड हेल्पलाइन में नंबर पे फ़ोन करते हो, किसी भी अस्पताल में फ़ोन करते हो, आप कोविड नेगेटिव हो, आप अस्पताल में जाते हो, पेशेंट अगर क्रॉनिक ऑक्सीजन डिफिशियंसी से जूझ रहा है, तो अगर उसे ऑक्सीजन देना है, आपको किसी भी, चाहे सरकारी अस्पताल खासकर या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करो, तो वो कहता है कि भाई हम तो ऑक्सीजन इस समय दे नहीं सकते, जब तक इनका आरटीपीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक हम इन्हें ऑक्सीजन नहीं दे सकते, इन्हें साइड में रखो। पिछले 2 दिनों में 2 ऐसे हादसे हुए जहां एक लड़की अपनी मां के साथ अपने पिताजी को अस्पताल लेकर गई थी, लेकिन अस्पताल के अंदर तो छोड़ो, अब अस्पताल के बाहर में स्ट्रेचर में उनको रखा गया था। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत थी। उन्हें बार बार गुहार लगाया गया कि सरकारी अस्पताल को एक ऑक्सीजन मुहैया करवा दीजिए, कम से कम वो एम्बुलेंस में बैठा रहे, उन्हें नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। कल जाकर सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया करके ये कहा कि ऑक्सीजन जिसे चाहिए उसे देना ही पड़ेगा अस्पतालों को। यानी अगर आप आज की स्थिति भी देखें, आज भी इसी तरह की केसेस सामने आ रहे हैं कि ये जो नियम बनाए जाते हैं, ये सरकारी अस्पताल या प्राइवेट हॉस्पिटल, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है या फिर जानबूझकर नहीं दिया जाता। आप सरकारी अस्पतालों में जाकर देखिए, वहां पर ऑक्सीजन बेड्स खाली हैं, लेकिन आप अगर फोन करके पूछते हैं तो आपको कहा जाएगा कि यहाँ पर बेड नहीं है। ठीक है, धीरेन्द्र, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले आप भी लगातार काफी वक्त से पश्चिम बंगाल में हैं। जिस तरीके की दहशत कोरोना को लेकर दिल्ली एनसीआर में नजर आ रही है, संजय शर्मा जी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में वो हालात नहीं है। आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, संजय शर्मा जी से मेरा बस सिर्फ इतना ही कहना है कि उनको आज के अपने इसी शहर में छपने वाले अखबार पढ़ लेने चाहिए। पिछले 4 दिन के अखबार अगर वो कहेंगे तो मैं उसकी हेडलाइन पढ़ दूंगा, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर जो 7,000, 8,000, 9,000 वाला घर वाला था, वो 20 से 40,000 में चला गया है। इसके अलावा वो ये जानते हैं कि किस तरह से वहाँ संख्या बढ़ रही है, बेड्स नहीं है, उपलब्ध नहीं है बेड अभी, जबकि ये हालात बहुत ख़राब नहीं है इस समय। अगर उसके बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के हिसाब से देखें
तो ये हालात ठीक होते हुए ये स्थिति है। और पिछली बार जब कोविड फर्स्ट वेव है उस पर बंगाल में क्या छपा था वो भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ किसी राजनीति की बात नहीं की जा सकती। इस समय पूरे देश में ये हालात है, लेकिन बंगाल में सिर्फ इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक तरफा बात होगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आप इस सवाल को जरूर शामिल करेंगे चर्चा में। एक बार फिर आपका स्वागत है। बैटल ऑफ बंगाल में हम बात करें पश्चिम बंगाल की, जहां 8वें और आखिरी चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान का प्रतिशत 68% से ज्यादा हो चुका है, जो अब तक की जानकारी मिली है उसके मुताबिक। हालांकि यह मतदान और ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि क्या अब चुनाव खत्म होने के बाद बंगाल में कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज हो पाएगी? क्या वाकई इस तरीके की उम्मीद की जाए? हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी हैं, हमारे सहयोगी तापस सेन गुप्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हैं, सुबीर भौमिक साहब हैं, टीएमसी के प्रवक्ता संजय शर्मा हैं, और हमारे साथ हमारे एक और वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी हैं इस वक्त कोलकाता से। लेकिन एनके सर, चुनाव खत्म होने के बाद हालात बदल जाएंगे पश्चिम बंगाल में, ये उम्मीद कैसे करें? तब जबकि जो आंकड़ा मैंने अभी संजय शर्मा साहब के साथ रखा था, एक साल में पूरे देश में 60,000 से बढ़कर 1,60,000 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बनते हैं, पश्चिम बंगाल में सिर्फ 1,000। देखिए, एक बात बता दें कि वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन डेंसिटी नेशनल एवरेज से करीब 3 गुना ज्यादा है, तो रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए। पिछले कुछ समय से और खास करके लास्ट ईयर, और ये मैं फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट के फिगर बता रहा हूं, पूरे कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट आया, एफडीआई आया और बाकी इन्वेस्टमेंट आए, सिर्फ 1% उसका वेस्ट बंगाल में आया है। माहौल बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन एक बात बता दें, खान पान के स्तर पे अगर आप देखेंगे तो नेशनल एवरेज से कई पैरामीटर पे वेस्ट बंगाल बेहतर रहा है। जैसे लिटरेसी में रहा है, चाइल्ड हेल्थ केयर लेंगे अगर आप तो स्टंटिंग में, वेस्टिंग में, इसमें बहुत अच्छा रहा है। लेकिन जहां खतरा है वो ये है कि वेस्ट बंगाल ने कर्ज बहुत ले रखा है, लिहाजा डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं। आप जो ये बता रहे हैं बेड का किस्सा, एग्जैक्टली यही है कि आपके पास डेवलपमेंट के लिए इस समय पैसे नहीं, और बाहर से पैसे आ नहीं रहे हैं, इसलिए वेस्ट बंगाल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जहां तक इसका सवाल है, जब ये चुनाव खत्म हो जाएगा तो सरकार कोई भी आए, एक बात है, आप जो ये बैटल ऑफ बंगाल करते हैं आपको फिर से एक बार करना पड़ेगा, क्योंकि रियल बैटल उसके बाद शुरू होगा और वो सोशल लेवल पे होगा। मारकाट, हत्याएं ये लगातार बनती रहेंगी। तो ये है उसका सोशल स्ट्रक्चर जो पॉलिटिक्स के साथ मिलके क्रिमिनलाइज हो जाता है, करप्ट हो जाता है। ये है असली बंगाल। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा अगला सवाल मैं पूछूं आपसे, उससे पहले आप जो कहना चाह रहे हैं वो कह लीजिए अपनी बात। ये मैं अभी सिंह साहब को सुन रहा था, इनकी टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा ये बंगाल के बारे में कह रहे हैं कि वैसा बंगाल है नहीं, और बंगाल के बारे में ऐसा कहने से पहले जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है उन राज्यों की तरफ भी हमें देखना चाहिए, तब पता लगेगा कि हम लोग कहीं अच्छे पश्चिम बंगाल वैसा कैसे नहीं है वो आप बता दीजिए। बाकी राज्यों की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं बाकी राज्यों के प्रवक्ताओं पर। हाँ, नहीं, पश्चिम बंगाल बेटर क्यों नहीं है? पश्चिम बंगाल के सामाजिक हालात बहुत अच्छे हैं। या इनकी इतनी प्ररोचनाओं के बावजूद भी यहाँ न तो दंगे हुए हैं, न कोई ऐसी बात हुई है। यहाँ सर्वधर्म समभाव का शासन है, सभी लोग मिलकर रहते हैं और राज्य में शांति है, कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम ठीक है। हेडलाइंस नहीं पढ़ी, आज भी हमने बमबाजी की खबरें चलाई हैं। वो पश्चिम बंगाल ही है, कोई और अलग से उपग्रह नहीं। ये 8 चरण में, सुनिए, 8 चरण में चुनाव हुए हैं, तो जितना हल्ला किया जा रहा था, क्या उतनी हिंसा हुई है बंगाल में? जितना एक सारे देश में होता है क्या? एक पखेड़ा नहीं, कोई पैमाने की बात नहीं है, कोई पैमाने की बात नहीं है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, नहीं, हम क्या कह रहे थे, बंगाल के चुनाव को लेकर हमने कितनी व्यापक हिंसा की परिकल्पना मीडिया के लोगों ने दिखाई थी, लेकिन जमीनी वास्तव में यथार्थ के धरातल पर इन सब हमने क्या देखा? बहुत कम हिंसा, जो भी हिंसा हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बहुत कम हिंसा हुई है। मोर ओवर शांतिपूर्ण चुनाव से हम लोग निकले हैं और आगामी 2 तारीख को जनता का स्वागत करना चाहिए 8 चरण के मतदान का। 8 चरण के मतदान का स्वागत करने की स्थिति आज की डेट में आप कैसे कह सकते हैं? ये बात मेरी समझ से तय कीजिए, सुरक्षा एजेंसी और चुनाव आयोग की तारीफ करनी है या आलोचना? नहीं, 8 चरण के चुनाव के लिए चुनाव आयोग की आलोचना मैं तो क्या खुद
भारत की अदालतें कर चुकी है, चाहे मद्रास हाई कोर्ट हो, चाहे कलकत्ता हाई कोर्ट हो, ऐसे निर्णय आ चुके हैं और उन्होंने आलोचना की है। ये चुनाव को बेवजह लेंड आपको लगता है कि चुनाव तो निपट गया, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आने वाली है वो बहुत ज्यादा डरावनी है। इन 8 चरणों में पश्चिम बंगाल ने बहुत कुछ देखा है। 17,000 नए मामले आज, कई उम्मीदवारों का कोरोना पॉजिटिव होना, कई उम्मीदवारों की जान जाना, हिंसा और इस पूरी चुनावी रैली के चलते और तमाम लोगों की जाने जाना। एक चीज मैं संजय शर्मा साहब को सपोर्ट करूंगा कि जितना हवा ये उठाया गया था कि बंगाल कश्मीर बन रहा है, वो सब तो हुआ नहीं है। जितना हिंसा हुआ है बंगाल की, इससे पहले भी चुनाव में इसी तरह की हिंसा हुई है। जहां तक आप सेंट्रल फोर्सेस की सवाल उठाते हैं, सेंट्रल फोर्सेस का आना आवश्यक है, बट हम इतना ही कहते रहे हैं कि 8 चरण का जरूरी नहीं था, क्योंकि असम से जो सेंट्रल फोर्स 3 चरण के बाद फ्री हो गए थे, उनको लगा के 4 से 5 चरण में ये किया जा सकता था। ये दूसरा कोई कारण से 8 चरण खींचा गया है एक, और उससे उसका एक इफेक्ट कोरोना के ऊपर जरूर है, ये आप कह नहीं। तीसरी चीज में 1-2 चीज कहूंगा बहुत संक्षेप में। एक ये है कि सिंह साहब को मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूं, बट सिंह साहब ने जो कहा ना, मैं उनको एक ही चीज याद दिलाऊंगा कि क्या होना चाहिए डेवलपमेंट का बात ये नहीं, जमीनी हकीकत क्या है हम उसका जिक्र करें। बंगाली अपना पॉलिटिक्स सीरियसली लेता है, जो तृणमूल करता है वो भी सीरियसली लेता है, जो लेफ्ट करता है वो सीरियसली लेता है, जो आज के तारीख में भाजपा है वो भी अपना पॉलिटिक्स को बहुत ही सीरियसली लेता है। और सर, लेकिन सवाल इसलिए था कि सीरियसनेस हो गया है, सब घर बैठ जाओ, प्राथमिकता में या गंभीरता में क्या होना चाहिए इस वक्त, सियासत या लोगों की जिंदगी? बुनियादी सवाल ये था। धीरेन्द्र, आपने लगातार कई चरणों का, सुबीर सर माफ कीजिएगा सर, आपको रोक रहा हूँ। धीरेन्द्र, आपने लगातार कई चरणों का मतदान कवर किया है, बहुत कुछ दर्द देकर जाने वाला है ये पूरा चुनाव पश्चिम बंगाल के लिए, बहुत ज्यादा चुनौतियां खड़ी करके जाने वाला है हर लिहाज से, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। देखिए सुबीर सर जो कह रहे हैं, मैं उसकी बात को उस बात को मैं मान लेता हूं, लेकिन उनको ये ज़रूर होगा, क्योंकि उन्हीं के यहाँ लिखी गई किताबों में साफ लिखा हुआ है किस तरह से पॉलिटिसाइजेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस है, किस तरह से पॉलिटिसाइजेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं और पुलिस है। ये तमाम चीज़ों के लिए मुझे उनके पास मुझसे ज़्यादा बेहतर आंकड़े होंगे। मुझे लगता है कि इस चुनाव में कोरोना से भी ज़्यादा अगर डर है तो लोगों को, दोनों पार्टियों को इस बात का डर है कि इसके बाद क्या होगा। कोरोना तो अभी निपट जाएगा। मैं बहुत सारे लोगों के नाम दे सकता हूं जो मेरे साथ चलते हुए लोग हैं, जिनसे मैं बात करता हूं, उनका ये कहना है कि इस चुनाव के बाद उनको क्या क्या भुगतना पड़ेगा अगर ये पार्टी चुनाव में आती है या ये पार्टी चली जाती है। ये तमाम चीजें बाकायदा गौर, और ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ये बाकायदा 2021 में छपी हुई किताबों में है, जो यहीं के राइटर्स हैं, चाहे वो दीप हल्दर की हो सकती है, संबित पॉल की हो सकती है, बहुत सारी किताबें मैं गिरा सकता हूं जिनमें बाकायदा डेट वाइज है। और दंगे की बात वो शायद कलियाचक से लेके बाद के तमाम दंगे उनको याद नहीं रहे होंगे संजय शर्मा जी को, लेकिन मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ जिस तरह का माहौल था उसमें ये 8 चरण का फेज बिल्कुल, हाँ, हम लोग बात करेंगे। मुझे लगता है कि इस पूरे 8 चरण के चुनाव के लिए ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह से 2018 में पंचायत चुनाव की हिंसा हुई थी और वो मामले कोर्ट तक गए थे, ये सब कोई ऐसा छिपा हुआ मामला नहीं है। उस वक्त नहीं लग रहा था, ये बात मैं सुबीर भौमिक जी की मान सकता हूँ कि शायद ये चीज़ें बाद में कुछ चीज चेंज की जा सकती थी, लेकिन ये फैसला 8 चरण के चुनाव का बहुत बेहतर फैसला था। और इसी की वजह से, लेकिन अनिला जी, चुनाव खत्म हो चुके हैं, आगे की तस्वीर क्या? अनिला जी, जो बुनियादी सवाल है इस वक्त वो ये कि इस चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद कोरोना का खतरा, कोरोना का विस्फोट और ज्यादा बढ़ने जा रहा है, न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि उसका असर पूरे देश में। चुनाव थम चुका है, कोरोना थमेगा या और बढ़ेगा? अनिला जी। जी जी, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। इस वक्त पूरा देश जो है एक क्राइसिस से गुजर रहा है, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन में है, पर मैं ये कहूंगी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो है कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं। डिफरेंट एजेंसीज, चाहे वो मेडिकल हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, एक साथ मिलकर जो कोरोना चैलेंज है सभी राज्यों में उसका मुकाबला किया जा रहा है। जहां जहां से जो मदद मिल सकती है वो मदद भी ली जा रही है।
और अगर चाहे हम पश्चिमी बंगाल की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की, चाहे दिल्ली प्रदेश की, किसी भी प्रदेश की बात करें, जहाँ जैसा रिक्वायरमेंट है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के मुख्यमंत्री जो डिमांड कर रहे हैं, जो केंद्र की सरकार है, उसको किस प्रकार से कैसे पूरा किया जाएगा उसके ऊपर भी कार्य हो रहा है। अगर मैं पश्चिमी बंगाल की बात करती हूँ, हाँ बिल्कुल 2 मई के बाद बहुत सारे चैलेंजेस है, जिसमें कि कोरोना पेशेंट्स और उनको हेल्थ या मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना भी एक चैलेंज होगा। पर कोई बात नहीं, केंद्र की सरकार और पश्चिमी बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलकर इस चैलेंज का सामना भी कर देंगे। लेकिन संजय जी, जो सीधा सवाल है सर वो ये कि पिछले 1-1.5 साल से पूरे देश में कोरोना की कहर है, कोरोना की लहर है। पश्चिम बंगाल की सरकार के एजेंडे में, प्राथमिकता में क्या चुनाव था या कोरोना से निपटने की तैयारियां भी थी? ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की तस्वीर तो मैंने आपको बताई, आप पिछले 12 महीने में 1200 बेड्स ही सिर्फ इकट्ठा कर पाए। वेंटिलेटर्स का भी सरकारी आंकड़ा है सर मेरे पास, जो बताता है कि 1 साल पहले पश्चिम बंगाल में तकरीबन 300 वेंटिलेटर्स थे, वो 1 साल बाद बढ़कर 600 हुए हैं। पूरे देश में तकरीबन 12,000 वेंटिलेटर्स बढ़े, सरकारी आंकड़े के मुताबिक पश्चिम बंगाल में सिर्फ 300। आपके एजेंडे में क्या था, चुनाव या कोरोना से निपटने की तैयारी? हमारे एजेंडे में जो भी था, भाई साहब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपके जो आंकड़े हैं, अभी हमारी डिबेट तो चलेगी, मैं लेटर स्टेज में आपके पास हमारे आंकड़े भी पहुंचेंगे। इन आंकड़ों में जरूर कोई ऐसी बात है जो आंकड़े होने चाहिए थे, वो आंकड़े पास आपके पास नहीं। सर, केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया राज्यों को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। वो केंद्र सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में, राज्यसभा में 2 फरवरी को जवाब दिया। लिंक आपको मैं भेज दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। ये आंकड़े मेरे नहीं है, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, राज्यों से मिले। आप भी मुझे भेजिएगा और मैं भी आप भी मुझे भेजिए, मैं भी आपको भेजूंगा। आपने केंद्र सरकार की बात की, केंद्र सरकार ने 20 अगस्त 2020 को पीएम केयर फंड से 50,000 वेंटिलेटर के बेड लगाने की बात की थी। आज उनकी क्या अवस्था है? जगह जगह दूसरी राज्यों की तो छोड़िए, खुद केंद्र सरकार के पास पूछ सकते हैं। अगर आप 1 साल में 300 वेंटिलेटर सिर्फ इकट्ठे कर पाते हैं, 1000 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड सिर्फ बना पाते हैं, मैं आपको फिर कहता हूं, आप कह सकते हैं केंद्र सरकार ने क्या किया? मैं आपको फिर कहता हूं कि आपके आंकड़े दुरुस्त करने की जरूरत है। और केंद्र सरकार से यदि नहीं पूछेंगे तो आप किससे पूछेंगे? केंद्र ने कोरोना को डील करने में जो लापरवाही बरती है, आप बताइए कि जो 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आपके पास कितना पैसा आया और आपने कितना खर्च किया? बताइएगा आप, आपके पास कोई जानकारी हो। लेकिन इस बीच 5:30 बजे तक 76% से ज्यादा मतदान हो चुका है पश्चिम बंगाल में। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 8वें और आखिरी चरण के वोट डाले जा रहे हैं। 35 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और 35 सीटों पर 5:30 बजे तक 76% से ज्यादा मतदान हुआ है पश्चिम बंगाल में। तो लगातार अभी आधे घंटे का आंकड़ा और आना बाकी है और उसके बाद अंतिम आंकड़े सामने आएंगे, जिसका सीधा मतलब यह है कि जो बात धीरेन्द्र हमारे सहयोगी कह रहे थे, एनके सिंह जी, आंकड़ा मतदान के प्रतिशत का 80% के पार जाएगा। बिल्कुल सही असेसमेंट था धीरेन्द्र का, चूंकि सवेरे से देख रहे हैं और हर फेज देखा है उन्होंने, तो बिल्कुल सही है। असेसमेंट प्रोजेक्शन फिगर से होता है कि किस कालखंड में कितना रहा है, और ये हम लोग भी जब फील्ड में जाते थे तो एक असेसमेंट हो जाता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 80% होगा और ये एक अद्भुत चीज होगी। 80% लास्ट फेज में अगर ये टर्नआउट है तो पता नहीं समाज शास्त्रियों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा कि कोरोना के इस भयावह माहौल में जिसमें अस्तित्व का संकट है, उसमें चुनाव में जो लोग जा रहे हैं तो बहुत पॉलिटिकली अवेकेंड है। अगर ये अवेकेंड है तो वेस्ट बंगाल आज दुनिया के मैप, भारत के मैप पे 14वें नंबर पे विकास में क्यों है? एसडीजी का जो अगर आप लिस्ट देखेंगे जो नीति आयोग ने रिलीज किया है, उसमें 14वें नंबर पे है। और ये आज 8वें चरण में 80% मतदान, मतदाताओं के जहन में क्या कोरोना मुद्दा रहा है? कोरोना को लेकर सरकारों की लापरवाही मुद्दा रहा है? कोरोना को लेकर सरकारों का बेहतर मैनेजमेंट मुद्दा रहा है? क्या 80% मतदान में कोरोना कहीं नजर आता है आपको? मैं समझता था कि होगा, लेकिन मैं आज असफल हो गया। अगर आज के फेज में 80% है तो मेरी ये गलती मानी, अज्ञानता मानी जाएगी कि हम वेस्ट बंगाल के समाज के इस चरित्र को नहीं समझ पाए कि अगर वो कोरोना से भयातुर है तो सरकार से नाराज होना चाहिए। सरकार से नाराज होगा तो किस सरकार से होगा, केंद्र से या राज्य से? और ये एक बड़ा डिटर्मिनेंट होना चाहिए था इलेक्शन रिजल्ट में। लेकिन अगर वो 80% आ रहा है
तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोरोना के का भी कोई इशू बना है। धीरेन्द्र, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बनेगा, लेकिन मुझे पता नहीं कोरोना समझ कहीं में नहीं मुद्दा आ है रहा क्या कि 80% वोटिंग में 8वें चरण में? धीरेन्द्र, सुबीर सर आता हूं मैं आपके पास, आप मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, जी। मैं ये बताना चाहूँगा, शायद उसको सुबीर सर मुझे, हाँ मैं सुबीर सर से ही इस बात को शायद मैं तायद करने की कोशिश करूंगा। सुबीर सर इस पर बताएंगे, क्योंकि यहाँ जब मैंने 7वें फेज में इस पर देखा एक के साथ एक खड़े हुए लोग हैं, तो मैंने उनसे जानने की कोशिश की। इस पर मैं फिर माफ़ी मांगते हुए सुबीर सर से ही कहूँगा कि वही क्लैरिटी देंगे। उन्होंने साफ कहा कि यहाँ इस समय मुद्दा कोरोना ही है, लेकिन इसलिए कि आखिर किस पार्टी, क्योंकि यहाँ जिस तरह मैंने कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिसाइजेशन है, यानी पार्टी के लोग ये तय करते हैं, ये बात लगातार छपी हुई बातें हैं, ये लगातार देखी हुई बातें हैं, वो तय करते हैं किसको सरकारी फ़ायदा मिलेगा, किसको सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, कौन लोग कहाँ तक जाएंगे। ये बात कोरोना में किसको दवाइयाँ मिलेंगी, किसको बेड मिलेगा, किसको ऑक्सीजन बेड मिल सकता है, ये बातें वहाँ तक जाएंगी। ये डर ही कोरोना के ये कि जाने के बाद। जी तपस से भी यही सवाल। तपस, क्या कोरोना कहीं मतदाताओं के जहन में मुद्दा नजर आया आपको? जी देखिए, 8वें चरण में अगर मैं इस चरण की बात करूं तो इस चरण में तो खासकर कोरोना का, और 7वें चरण में भी कोरोना का असर रहेगा। अगर आप खासकर कोलकाता की बात करें, 7वें चरण में दक्षिण कोलकाता और इस चरण में उत्तर कोलकाता में लोग कोरोना एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। अगर आप अर्बन वोटिंग की बात करें, अगर आप रिमोट एरिया या फिर गाँव की बात करें, वहाँ शायद कोरोना इतना महत्वपूर्ण भूमिका नहीं प्ले करेगा। लेकिन कोलकाता और सबर्बन इलाके जो है, कोलकाता के आसपास के इलाके, यहाँ पर कोरोना की एक अहम मुद्दा होगा, क्योंकि लोग घर से निकलना बंद कर दिए हैं। अगर आप वोटिंग पैटर्न देखें तो अभी तक कोलकाता में 57% वोटिंग हुई है 5 बजे तक। तो इसको हम पकड़ सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 62 या 65% अगले 1 से 1.5 घंटे में हमें देखने को मिल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक कोरोना का भय, कोरोना एक फैक्टर आपको भी नजर आता है धीरे की तरह। सुबीर भौमिक, आप मुस्कुरा रहे थे जब मैं सवाल पूछ रहा था। आप लोग यहाँ बहुत दिग्गज लोग बैठे हैं, बट बंगाल का जो एहसास है ना, थोड़ा कम है लोगों को। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स, अब धीरेन्द्र कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिक्स बिल्कुल है, बट यही तो हम कह रहे हैं कि हर चीज में यहाँ पॉलिटिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और इसमें ये जरूर ये है कि विकास वगैरह जो है पीछे छूट जाता है। और एनके सिंह साहब सही कह रहे हैं कि पॉलिटिसाइजेशन, पॉलिटिकल अवेयरनेस जितना है, उतना डेवलपमेंट के बारे में अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स के बारे में अवेयरनेस, बिजनेस के बारे में बंगालियों को नहीं है। ये जाहिर है, इसलिए यहाँ का बिजनेस किसके कंट्रोल में, आप आके खुद देख लीजिए। बट एक चीज आप याद रखें जी, वो ये कोरोना मुद्दा यहाँ है। अब कोरोना के लिए कौन किसको जिम्मेदार मानता है, उसके लिए जोर शोर से वो वोट देने गए हैं। जो लोग ये मानते हैं कि ये मोदी जी का फेलियर है, वो बीजेपी के खिलाफ देंगे। जो ये मानते हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है, बेड नहीं है, ये नहीं है, वो ममता के खिलाफ वोट देंगे। ठीक है, ये बड़ी बात आपको नजर आती है कि कोरोना एक बड़ा मुद्दा है मतदाताओं के बीच में। मल्टीपल चॉइस वाला मत खड़ा कीजिए ना, थोड़ा सुन भी लीजिए जी। कहिए मल्टीपल चॉइस यस नो वेरी गुड वाला जो है, कहिए सुबीर सर। टीवी का फिर बात करके फायदा क्या, सुन लीजिए। कहिए सुबीर सर, कहिए। हाँ, ये ऐसा है कि यहाँ जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो वेरी क्लियर है, और जो समझते हैं कि इसके लिए फलाना जिम्मेदार है, उसके खिलाफ वोट देने के, बट वोट जरूर देके जाएंगे, क्योंकि वो ये मानते हैं कि हमारा जो मत है, हमारा जो ओपिनियन है, उसको बक्से तक पहुंचाना ये हमारा फर्ज बनता है। और ये बंगाल में उस समय भी जब सिद्धार्थ शंकर राय के गुंडों ने यहाँ इस तरह से रिगिंग किया था, तब भी लोग वोट देने को आए और मारे भी गए। ठीक है, आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल की परंपरा रही है कि पॉलिटिकली अपनी नाराजगी, अपना समर्थन रजिस्टर कराना है पोलिंग बूथ पर जाकर। ठीक है, अनिला जी, नतीजे अब आने जा रहे हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएगी, आप मानती हैं उसके लिए एक बड़ी चुनौती होगी पश्चिम बंगाल में कोरोना पर काबू पाना? नहीं, इस वक्त तो देखिए कोरोना पूरे देश में एक चुनौती की तरह बनकर खड़ा हुआ है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि बिल्कुल मैं कहूँगी कि पॉलिटिकली अवेकन है, इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है पश्चिमी बंगाल, रिसोर्सेज से भरपूर है। और जैसा एनके सिंह साहब ने कहा, फिर भी जो है ये 4वें पायदान पे खड़ा हुआ हम लोगों को दिखता है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएगी उसके लिए मुश्किल होगी कोरोना से निपटना, सवाल मेरा ये।
चैलेंज है, पर यह है कि केंद्र की सरकार जो है लगातार सारे राज्यों को मदद कर रही है, तो पश्चिमी ठीक है। बंगाल में भी जब सरकार बनेगी हमारी तो पूरी पूरी मदद की जाएगी। पर संजय हाँ, जी, एक बात और संजय मैं जी यहाँ यही पे सवाल जोड़ना आपसे, चाहती हूँ। सर समय थोड़ा कम है, चुनौती होगी नहीं सरकार के लिए कोरोना? कोरोना एक चुनौती है, जरूर है, लेकिन दीदी ने और दीदी के प्रशासन ने बहुत संजीदगी के साथ इनको डील करना वापस पूरी शक्ति के साथ शुरू कर दिया है। 2 मई को नतीजे आएंगे और उसके बाद देखिएगा दीदी ठीक है। होगी और बंगाल की जनता होगी और कोरोना पर जीत होगी और कोरोना को हम सर बंगाल कौन से लीड और करेगा देश से इसके लिए भगाएंगे। 2 मई तक का इंतजार करना होगा। 2 फरवरी का राज्यसभा का जवाब आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और इस जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए। और आखिर में वही जरूरी अपील जो लगातार न्यूज नेशन आपसे कर रहा है, इस मुश्किल भरे हालात में आप एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, कोरोना से देश को बचा सकते हैं। प्लाज्मा डोनेट कीजिए अगर आपको कोरोना हुआ था और 15 से 20 दिन हो चुके हैं, आप ठीक हो चुके हैं। अपनी डिटेल साझा कीजिए 9711002266 पर।